श्रद्धा आफ्ताब केस तो आपको याद ही होगा। अब इस केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने 150 गवाहों के बयानों से, कई सारे टेस्ट से, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, डीएनए सैंपलिंग, स्कल मैपिंग और भी कई सारे टेस्ट हैं, उन सभी एविडेंसेस को मिलाकर एक चार्जशीट दाखिल करी है कोर्ट के अंदर। वैसे तो 90 दिनों का अल्टीमेटम होता है चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल करने का, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों में ही श्रद्धा आफ्ताब केस की चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में। 6,636 पन्नों की यह चार्जशीट है दोस्तों। जी हां, सही सुना आपने, 6,636 पन्नों की यह चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है। अब इस पूरी चार्जशीट में क्या लिखा है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, लेकिन जो मेन सारांश है इस चार्जशीट के अंदर वो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। अब जो एक मेन वजह थी कि आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा को क्यों मारा, यह एक बहुत बड़ा सवाल था। इसके बहुत सारे मोटिव्स बताए गए थे कि आफ्ताब अय्याश था, लड़कीबाज था, श्रद्धा के होते हुए वो कई सारी अलग लड़कियों के संपर्क में था, उनको डेट पर लेके जाता था। श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में इसी वजह से लड़ाई हुआ करती थी क्योंकि आफ्ताब श्रद्धा को एज अ टाइम पास ट्रीट करता था, आए दिन मारना, लड़ाई करना, ब्लैकमेल करना, बहुत सारी वजह थी। लेकिन जो मेन वजह जो चार्जशीट में लिखी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, वो सुनिए जरा। 17 मई 2022 श्रद्धा 17 मई 2022 को शाम को अपने दोस्त के घर चले जाती है गुड़गांव में। पूरी रात वो वहां रुकती है और फिर 18 मई 2022 को वो वापस आफ्ताब के पास आ जाती है, जिस घर में वो लोग रहते हैं, छतरपुर में, दिल्ली में। श्रद्धा आती है, आफ्ताब पूछता है कहाँ गई थी, रात भर कहाँ थी, क्यों, कहाँ, ये वो बहुत सारे सवाल। श्रद्धा बताती है मैं दोस्त के घर पे गई थी। इसके बाद इन दोनों के बीच में कहासुनी होती है। आफ्ताब बोलता है क्यों गई थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ब्ला ब्ला, बहुत सारे सवाल। श्रद्धा पलट के जवाब देती है, आपस में कहासुनी होती है, तू मैं होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उसके बाद शाम हो जाती है। अब शाम को खाना खाने का वक्त हो जाता है, प्लानिंग होती है खाना कौन बनाएगा, ऑर्डर वगैरह कौन करेगा, डिनर वगैरह का। इसी बीच आफ्ताब के दिमाग में वो चीज घूम रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए अपने दोस्त के घर जाने की। उस चीज को लेकर आफ्ताब इतना बौखला गया, इतना आग बबूला हो गया कि वो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये चली कैसे गई। मतलब खुद आफ्ताब लड़कीबाजी करे, लड़कियां पटाए, गर्लफ्रेंड होते हुए भी बम्बल ऐप का इस्तेमाल करे और लड़कियों को डेट पे लेके जाए, श्रद्धा को मारे, टॉर्चर करे, ब्लैकमेल करे, कुछ भी करे, लेकिन आफ्ताब के ईगो पे ये बात हर्ट हो गई कि भाई मेरे होते हुए कि श्रद्धा अपने दोस्त से मिलने क्यों गई। अब इस बात को लेकर आफ्ताब इतना आग बबूला हो जाता है, वो पकड़ता है श्रद्धा को और सीधा बेड पे धकेल देता है और फिर श्रद्धा के ऊपर चढ़ के, उसके चेस्ट पे चढ़ के आफ्ताब उसके हाथों को अपने घुटने से लॉक करके श्रद्धा का गला तब तक दबाता है आफ्ताब जब तक श्रद्धा अपने प्राण नहीं त्याग देती। और जब आफ्ताब श्रद्धा का गला घोटकर कत्ल कर देता है, इसके बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इस लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। जिसके बाद फिर वो वही आरी लेके आता है, कई सारे हथियारों से श्रद्धा के टुकड़े करता है, करीब 35-36 करता है। उसके बाद फ्रिज लेके आता है, उन टुकड़ों को वहां रखता है। फिर रात को करीब 2 बजे के आसपास घर से बाहर निकलता है, छतरपुर के महरौली के जंगलों में उन टुकड़ों को फेंक देता है। ऐसा करते करते वो सारे के सारे पीसेस को फेंक के अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है। अब ये घटना थी मई की। इसके बाद नवंबर में, जब 12 नवंबर को आफ्ताब गिरफ्तार होता है पुलिस के द्वारा, उसके बाद आफ्ताब की पेशी होती है, रिमांड पे लिया जाता है। जिसके बाद आफ्ताब से सवाल जवाब होते हैं कि तूने उन हड्डियों को कहाँ फेंका, उन टुकड़ों को कहाँ फेंका। जिसके बाद आफ्ताब बताता है कि मैंने महरौली के इस जंगल में फेंका था, इस जगह पर फेंका था। उसके बाद करीब 13 पीस मिलते हैं श्रद्धा के, जिसमें से एक खोपड़ी भी मिलती है। तो ये 13 पीस और एक खोपड़ी डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजी जाती है। और जब डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट आती है तो वो डीएनए सैंपल्स उन हड्डियों के श्रद्धा के पिताजी से मैच कर जाते हैं। जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये सारे टुकड़े श्रद्धा के ही थे। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है दिल्ली पुलिस को, ये भी चार्जशीट में मेंशन है। अब जो दूसरा बड़ा पहलू है इस केस के अंदर वो ये है टेक्निकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस। अब साइंटिफिक एविडेंस में जिस तरीके से आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट हुआ, इन सभी टेस्टों में
आफताब ने वही चीज बताई जो वो ऑलरेडी रिमांड में दिल्ली पुलिस को बता चुका था। तो इससे भी केस और स्ट्रांग हो गया, दिल्ली पुलिस के हाथ और मजबूत हो गए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात ये कि ये बात साफ हो चुकी है कि आफताब अकेला ही इस पूरे कांड में शामिल था। आफताब के अलावा और किसी की इसमें कोई भागीदारी नहीं थी। मतलब आफताब ने ही पूरे अपने होशो हवास में श्रद्धा का कत्ल किया, उसके बाद सारे सबूतों को ठिकाने लगाया, काट के वो सब करके। अब इस चार्जशीट के अंदर जो दफा लगी है आफताब के ऊपर वो है दफा 302 और दफा 201। दफा 302 आपको पता है अटेम्प्ट टू मर्डर होती है, और दफा 201 होती है एविडेंसेस को छुपाना, बॉडी को ठिकाने लगाना, अपने एक जुर्म से बचने की कोशिश करना। तो दफा 302 और दफा 201 के तहत ये मुकदमा आगे चलेगा कोर्ट के अंदर। 7 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी। 24 जनवरी को ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने अदालत में फाइल करी थी। 6,636 पन्नों की चार्जशीट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको बता दूं, जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी अदालत में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को पेश किया गया था अदालत में, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आफताब के ऊपर लोगों ने हमला किया था, उसको मारने की कोशिश करी थी। तो इस चक्कर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आफताब की कोर्ट में पेशी होती है। अब आफताब जो है आए दिन कुछ ना कुछ नए कारनामे करता रहता है। कभी बोलता है मुझे किताबें चाहिए, कभी बोलता है मुझे अच्छा खाना लेके आओ, कभी बोलता है कि मुझे बताओ कि चुनाव कौन जीत रहा है, कभी बोलता है मुझे मैच दिखाओ। तो उसकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। अब उसने एक नई फरमाइश कर दी, उसने बोला है कि ये चार्जशीट को आप मेरे वकील को मत भेजना, इस चार्जशीट को मुझे दिखाओ, इसकी हार्ड कॉपी मुझे भिजवाओ। क्योंकि आफताब ने बताया कि वो अब अपना नया वकील हायर करेगा, वो पुराने वकील को छोड़ रहा है। अब जब पुराने वकील से पूछा गया कि भाई साहब आपको क्यों छोड़ रहा है आफताब, तो उसने बताया कि आफताब चाहता है अटेंशन, वो चाहता है कि हर 10-15 दिन में मेरा वकील मेरे पास आए, मुझसे हालचाल पूछे, मुझसे कंसल्ट करे कि केस में आगे क्या करना है। अब क्योंकि मुझे 25 दिन हो चुके थे उसके पास गए हुए, तो इस चक्कर में आफताब ने मुझे अपने केस से हटा दिया और नया वकील हायर कर लिया। अब आफताब ये किस्से तो आपको बताइए, इसको हर जगह कुछ ना कुछ अटेंशन चाहिए होती है। खैर, जैसा कि जग जाहिर है, आफताब ने भी कबूल कर लिया, दिल्ली पुलिस ने भी ये सब एविडेंस दिखा दिया, चार्जशीट फाइल कर दी। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया है और किस बेरहमी से किया है, वो सब लोग आप जानते ही हैं। अब इस चीज को कोर्ट में किस तरीके से पेश किया जाएगा, एविडेंसेस आएंगे, गवाह आएंगे, क्या पता गवाह अपनी बातों से मुकर जाए, क्या पता एविडेंस की छानबीन होकर उसमें कुछ गलती निकल जाए। तो बहुत सारी चीजें होती है कोर्ट के अंदर, परतों की परत खुलती है, उसके बाद चीजें सामने आ पाती है, उसके बाद एक सेंटेंस निकल के आता है कि क्या आफताब को फांसी होगी कि नहीं। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक कि ये केस चला है, आफताब का बचना नामुमकिन ही है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें चार्जशीट तो टाइम पे फाइल हो गई थी और तुरंत गुनहगारों को पकड़ भी लिया गया था, लेकिन उसके बाद केस चलता है, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर बहुत सारे पहलू होते हैं इसके अंदर, और जितना केस लंबा चलता है उतना ही केस कमजोर होता जाता है। आपने देखा कि निर्भया कांड में कितने सालों बाद निर्भया को इंसाफ मिला। आपने देखा आरुषि तलवार केस में पहले आरोपियों को सजा हो जाती है, जेल चले जाते हैं, उसके बाद केस एक नई मोड़ लेता है, उसके बाद वो आरोपी बरी हो जाते हैं। तो केस अभी काफी लंबा चलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये केस कितना जल्दी इसमें डिसीजन आता है, और दिल्ली पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि हम चाहेंगे कि ये केस फास्ट कोर्ट में चले और जल्द से जल्द इसमें सुनवाइयां हो, और जल्द से जल्द जो कातिल है आफताब उसको सख्त से सख्त सजा मिले। हम भी ये चाहेंगे, हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि श्रद्धा को इंसाफ मिले और श्रद्धा के कातिल को फांसी की सजा हो, क्योंकि जिस बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल किया गया वो दर्दनाक था, इंसानियत को झंझोड़ देने वाला था। और आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस केस में अपनी बातें रखी, चर्चा करी, इस केस को ठंडा नहीं पड़ने दिया, वीडियो शेयर करी। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई इस केस के ऊपर, आप लोगों ने उस वीडियोस को बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और सच्चाई के लिए आवाज उठाते रहिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।